मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज अपन सभी पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर के किसी भी सर्किट का एक कंपोनेंट है। नॉर्मली जो सर्किट के कंपोनेंट अपने जो रहते हैं उनमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर रहते हैं। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने के काम आता है। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने के काम में आता है। जो कैपेसिटर की एबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, जो कैपेसिटर की एबिलिटी होती है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। उसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है C = Q/V। इसका मतलब ये नहीं कि कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में क्या होता है, कैपेसिटर जैसे जैसे स्टोर चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे V बढ़ता रहता है। कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर किस टाइप के मटेरियल से बना और किस शेप से बना उस पर डिपेंड करता है। जैसे अपना रेजिस्टेंस के केस में देखा था R = ρL/A होता है, जो मटेरियल के शेप पे डिपेंड करता है। वैसे भी कैपेसिटर भी अपना मटेरियल के शेप पे डिपेंड करता है। कैपेसिटर को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपेसिटर के रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और इसका जो कैपेसिटेंस माना गया है इस कैपेसिटेंस के कारण जो रेजिस्टेंस पैदा, इंडक्टेंस जो पैदा होता है वो 1/ωc रहता है। ओमेगा यहाँ फ्रिक्वेंसी है और C उसका कैपेसिटेंस है, मतलब किस फ्रिक्वेंसी की इसमें सप्लाई जा रही है, ओमेगा वो चीज़ है। ठीक है, X = क्या 1/ωc। बाकी इससे पहले अपने सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस के जो सर्किट पढ़े थे, कैपेसिटर के सर्किट भी वैसे ही सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी एक अपन एग्जांपल लेते हैं। एक सफ़ेर अभी अपन सफेरिकल सरफेस पे देखते हैं उसका कैपेसिटेंस क्या रहता है। सफेरिकल सरफेस के लिए कैपेसिटेंस क्या रहता है। सफेरिकल सरफेस क्या रहती है, ये एक अपनी स्फेरिकल सरफेस है। इसके चारों तरफ अगर अपना Q चार्ज है, इसके चारों तरफ अगर Q चार्ज है तो ये जो अपन ऊपर डेफिनेशन देखी थी उससे क्या होगा, C = Q/V। ठीक है, सफेरिकल सरफेस के लिए जब उस पर चार्ज Q हो तो V का फॉर्मूला अपने को पता है, V = KQ/R। V = KQ/R। R के उसकी रेडियस K के कॉन्स्टेंट, K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। 1/4πε0। अगर ये सारी वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं इसमें तो अपना C क्या आता है Q, KQ/R। Q से Q कट गया, R/K। K की वैल्यू रखने पे आएगा 4πε0 × R। तो इससे अपन देख रहे हैं कि जो अपना कैपेसिटेंस है वो Q और V पर नहीं डिपेंड करके इसकी रेडियस R और इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। किस शेप से बना है और किस मटेरियल से बना है कैपेसिटर, उस चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है अपना कैपेसिटर। ठीक है, अब ये इसके चारों तरफ Q चार्ज है, उसके कारण क्या है, एक इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस्ड हो रहा होगा। उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ऐसे रहेगी। अब अपन इस टाइप का कोई भी कंपोनेंट सर्किट में नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, काफ़ी दूर तक जा रही है, एक प्रकार से इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक, तो अपना जो कैपेसिटर रहता है उसका अपना टारगेट, मतलब अपना कैपेसिटर ऐसा होना चाहिए कि उसका जो फील्ड है वो दूसरे वाले कंपोनेंट को इफेक्ट नहीं करे। तो अपना जो कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो बाउंडेड होना चाहिए। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड विद इन द कैपेसिटर, बाउंडेड विद इन द प्लेट्स, वी कैन से प्लेट्स और शेप, प्लेट्स और शेप्स, जो भी शेप है उसके अंदर ही बाउंडेड रहना चाहिए, ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। अपना एक टारगेट ये हो गया। दूसरा क्या है, अपना जो कैपेसिटर रहता है उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कम साइज में ज़्यादा वो चार्ज स्टोर करना चाहिए। शुड बी मोर विथ लेस साइज, विथ लेस साइज। ठीक, अब इस ऊपर वाले अगर अपने फॉर्मूले में देखते हैं तो एक तो क्या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, ये अपने को नहीं चाहिए। दूसरा अपना क्या है, जो कैपेसिटेंस है वो R पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
तो अपना जितना ज़्यादा शेप होगा, जितना बड़ा शेप होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो वैल्यू रहती है ये लगभग कांस्टेंट रहती है। ये 10⁻⁻9 के आसपास होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो अपने को आर की वैल्यू क्या चाहिए, 10⁻⁻9 होती है। अपने को मिनिमम जो मतलब नॉर्मल जो कैपेसिटेंस चाहिए वो माइक्रोफेरेड यूनिट का चाहिए, माइक्रोफेरेड यूनिट का। ठीक है, तो माइक्रोफेरेड क्या होता है, 10⁻�6, तो 10⁻3 10⁻3 रेंज की अपने को रेडियस चाहिए। 10⁻3 रेंज की अपने को रेडियस चाहिए। वो रेडियस के बहुत बड़ी हो गई, वो रेडियस के बहुत बड़ी हो गई, तो ये अपने लिए सूटेबल नहीं है। मतलब इसको डायरेक्ट अगर अपन किसी भी सर्किट में यूज़ करें तो। ठीक है, अब ये क्या है, इसको सूटेबल बनाने के लिए थोड़े थोड़े अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, मतलब इसकी कैपेसिटेंस कैसी बढ़ाई जाए। तो उसमें से अगर अपन ये कर दें, ये सिंपल स्फेरिकल लेने की बजाय कॉन्सेंट्रिक स्फेयर ले लेते हैं। सिंपल स्फेरिक लेने की दो स्फेयर ले लेते हैं जो जिनके सेंटर सेम है। अगर अपन दो स्फेयर ले लेते हैं जिनके सेंटर सेम है, इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस बी है। यहाँ पे चार्ज क्यू स्टोर है, यहाँ पे चार्ज क्यू स्टोर है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, उसको अपन नेगेटिव से दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू होगा। तो कैपेसिटर के लिए यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है। चार्ज हमेशा बराबर होना जरूरी नहीं रहता है, पर जो सरफेस आमने सामने रहती है उस पर चार्ज अपना बराबर रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अपन देखते हैं कि जो ये प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर। ठीक है, और ये दोनों स्फेयर है, इसके बाहर अगर अपन ये वाली इसकी बाउंड्री माने, ये इमेजिनरी, मतलब इस इमेजिनरी बाउंड्री पर अगर अपन कैलकुलेट करें, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैलकुलेट करें तो गॉसियन लॉ के हिसाब से ये जीरो आता है। ये जीरो क्यों आता है, गॉसियन लॉ कहता है कि अगर जो सराउंडेड सरफेस है, जो ये सराउंडेड सरफेस है, इसके अंदर अगर चार्ज जीरो है तो उसके कारण जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। तो इसके अंदर चार्ज जीरो ही है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, दोनों जीरो हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। तो अपना एक टारगेट तो हो गया इस प्रकार की शेप बनाने से कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे इसको अपन और समझते हैं। अपना बाउंडेड हो गया, अपन उसी डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू दिखा दिया, यहाँ पे अपना माइनस क्यू हो गया अंदर वाले से, ये प्लस क्यू। ठीक है, चार्ज हो गया, इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस बी है। सी इक्वल टू क्या था, क्यू बाई वी। ठीक है, तो ये भी अपनों ने देखा कि इस स्फेयर के कॉन्सेंट्रिक एक स्फेयर और लेने पे अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इसके अंदर हो गया, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हो गया, सिर्फ अंदर अंदर हो गया, बाहर जीरो हो गया। ठीक है, वैसे भी अपनों ने स्फेयर के लिए पढ़ रखा है, जब सिंपल स्फेयर हो, इस टाइप का अपना कोई स्फेयर हो, इस पे अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसकी ये इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर आर है और इसकी रेडियस ए है और अंदर ये डिस्टेंस एक्स है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस आर है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या हुआ, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, बाहर वाले फील्ड पे। ठीक है, वी क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, आउटर साइड, स्फेयर के आउटर में, आउटर साइड। ठीक है, अब इनर साइड की बात करते हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, इनर साइड। ठीक है, अब गॉसियन लॉ के हिसाब से अगर यहाँ पे अपन एक इमेजिनरी बाउंड्री बनाए
तो इसके अंदर क्या चार्ज जीरो है, तो ई तो क्या होगा जीरो इनर साइड में, ई तो क्या होगा जीरो, और वी क्या होगा के क्यू अपॉन इसकी रेडियस के आर ए, के क्यू अपॉन ए होगा, वी क्या होगा के क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये आप एक इनर सरफेस के लिए आउटर, इनर साइड और आउटर साइड ये अपने को पता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी है, पर अपन अभी यहाँ पे कैपेसिटर की, जो कैपेसिटर का डिस्कशन कर रहे हैं तो इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, अपन नेक्स्ट कभी देखेंगे इसका डेरिवेशन कैसे आता है। मतलब सिंपल वही डेल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये वाले फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो वी इनिशियल है इनफाइनाइट माना गया है, इनफाइनाइट पे वी को जीरो माना गया है, और यहाँ पे वी क्या है शुरुआत किया यहाँ से, तो ये के क्यू ओपन ए हो जाता है। ठीक है, इसी से ये निकलता है। ठीक है, वी इक्वल टू के क्यू ओपन ए। बाकी डिटेल से अपन कभी और लेक्चर में देख लेंगे, एक बार अपन याद रखने के लिए। आउटर के लिए ये जीरो हो जाता है, इनर के लिए के क्यू ओपन ए हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। ये अपन दो स्फेयर, अभी के इस फॉर्मूले का अपन यहाँ यूज करेंगे। ये अपने कॉन्सेंट्रिक स्फेयर हो गया, कैपेसिटर जो अपना कॉन्सेंट्रिक स्फेयर से बन गया, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता ही है। तो यहाँ पे अपना वी क्या होगा, इस फील्ड के अंदर अपना वी क्या होगा, फाइनल डेल वी, एक्चुअल में ये डेल वी होता है। ठीक है, पहले अपने सिर्फ स्फेयर लिया था, तो इनफाइनाइट पे क्या है उसको जीरो माना गया, इसलिए अपन यहाँ पे डायरेक्ट वी लिख दिया था। तो यहाँ के लिए अपन डेल वी निकालेंगे, तो वो क्या होगा वी ए माइनस वी बी, इसके द्वारा फील्ड और इसके द्वारा वोल्टेज, वोल्टेज जो जनरेट हो इसके द्वारा वी ए माइनस वी बी, इसका क्या है के क्यू अपॉन ए, इस वाले फॉर्मूले से। इसकी रेडियस बी है, तो इसके लिए क्या है के क्यू अपॉन बी। तो ये वाला अगर यहाँ पे रखें अपन, तो सी इक्वल टू क्या आता है क्यू के क्यू, ये क्यू है, ये ए है, माइनस के ये क्यू है, ये पी है। तो क्यू से क्यू कट जाएगा। अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपना क्या बनता है वन बाई के, वन बाई ए माइनस वन बाई बी। ठीक है, तो ये अभी क्या है, ये साउंडेड स्फीयर से एक तो अपना टारगेट सिद्ध हो ही गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हो गया था। दूसरा इसकी कैपेसिटेंस जो थी, इसके चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी थी, इसके चार्ज स्टोर एबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, पहले क्या है सिर्फ वन बाई एक इसका डिवाइड जा रहा था, मतलब सिर्फ अगर ये एक ही होता, सिर्फ एक ही होता तो अपना कैपेसिटर का क्या आ रहा था क्यू से क्यू के बाई ए आ रहा था, सिर्फ यही होता तो के बाई ए आ रहा था। ठीक है, अभी क्या है डिवाइडेशन में और भी छोटी संख्या है, वन बाई ए माइनस वन बाई बी, सिर्फ पहले क्या वन बाई ए ही था, ए की सरफेस होती तो वन बाई ए था, अभी वन बाई ए माइनस वन बाई बी है। ये डाउन वाली साइड कम हो गई, तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, अपना कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये डबल स्फेयर करने से, डबल स्फेयर कोसेंट्रिक डबल स्फेयर लेने से अपने को दोनों एडवांटेज हो गए। एक तो क्या है अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इन दोनों के बीच में बाउंड हो गया, और अपना सी कैपेसिटेंस भी बढ़ गया। तो इस टाइप के सर्किट को अपन अब डिज़ाइन में काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये हुआ अपना स्फेरिकल कैपेसिटेंस। ऐसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस भी होता है, ऐसे ही अपना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस भी होता है। अभी उसको अपन देख लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। तो अभी अपन देखते हैं अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या रहता है, ऐसे दो प्लेट्स बनी रहती है अपनी, इसका एरिया A1 मान लेते हैं, इसका एरिया A2 मान लेते हैं, इस पर चार्ज प्लस क्यू मान लेते हैं, इस पर चार्ज माइनस क्यू मान। ये एरिया मस्ट भी इक्वल होना चाहिए, A1 मस्ट भी इक्वल टू A2। अगर मान लो डिफरेंट एरिया है, ऐसे मान लो एक बड़ी प्लेट है, इसका एरिया A1 है, एक छोटी प्लेट है, इसका एरिया A2 है, तब भी इन दोनों के बीच कैपेसिटेंस तो बन जाएगा। पर वो क्या करेगा, इतना एरिया ही कंसिडर करेगा, वो इतना एरिया ही कंसिडर, इन दोनों के बीच में इतने इतने जो शेप रहेगा उसके बीच में अपना कैपेसिटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो जिस एरिया में जिसके बीच में कैपेसिटेंस बना वहाँ तो वो एरिया बराबर ले लेगा, वो ये वाली ऊपर वाली प्लेट काम में ही नहीं लेगा। ठीक, तो इसलिए जो अपनी प्लेट है वो एरिया उनका इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल। ठीक है,
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही अपन डी ले लेते हैं, इस पे प्लस चार्ज ले लेते हैं, इस पे माइनस चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये पैरेलल कैपेसिटर इस टाइप से बनाया जाता है कि ये जो डिस्टेंस डी रहती है, ये जो डिस्टेंस डी रहती है, वो इसका जो एरिया है A1 या A2, वो भी अपन ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको अपन अभी ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसका जो एरिया ए है उससे बहुत ही छोटी रहती है, जो ये बहुत ही छोटी, वो प्लेट एकदम बस ऐसे पास पास में ही रहती है, ऐसे मतलब एकदम पास में ही रहती है, हल्का सा ही गैप रहता है दोनों के बीच में, बहुत ही छोटी रहती है। जो डी रहती है ए के कंपेयर में बहुत ही छोटी रहती है। तो इस टाइप से देखें तो इस डी के कंपेयर में इस ए को इनफाइनाइट मान सकते हैं, इस ए को इनफाइनाइट मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अपन सापेक्षिक टर्म में लें, जब डी बहुत ही छोटी है, डी बहुत ही छोटी है, तो ए इनफाइनाइट हो गया। और हकीकत में इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा अपन कैपेसिटर नहीं लेंगे, पर डी बहुत ही छोटी है। ऐसे मान लो कि आप एक प्लेट ये है और एकदम बस पास से ही गुजर रही है, हल्का से गैप ऐसे। ठीक है, इनके बीच का जो गैप है वो डी है, डी बहुत छोटी है, तो डी के रेस्पेक्ट में ए इनफाइनाइट हो गया, इसके सापेक्ष में ए इनफाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट प्लेट पे जब क्यू चार्ज हो, इनफाइनाइट प्लेट पे जब क्यू चार्ज हो, तो जो अपना इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, ई इसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2/ε0। ठीक है, सिग्मा यहाँ पे क्या रहता है, यूनिट चार्ज रहता है। सिग्मा क्या रहता है, यूनिट चार्ज रहता है, Q/A अपॉन 2/ε0। ये सिग्मा की वैल्यू है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट चार्ज रहता है पर एरिया। ठीक, ये हो गया। अब अपना एक टारगेट क्या था, कैपेसिटेंस जब भी बनाते हैं तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के उन दोनों सरफेस के बीच में बाउंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अपन देखते हैं प्लस के कारण इधर और माइनस के कारण भी इधर। तो अपना ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे मान लो इसके कारण E1 है, इसके कारण E2 है, तो अगर ये ई नेट है, ई नेट है, तो ई नेट अपना क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। ई नेट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। ठीक, तो अपना ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन दोनों के बीच में बाउंड हो गया। इससे बाहर जब जाएंगे तो अपना क्या डायरेक्शन चेंज हो, देखो इसके बाहर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर है, इसका क्या होगा, इधर आने लग जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इधर डायरेक्शन आने लग जाएगी। तो ये बाहर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सेम इधर ही इधर होगा। पॉजिटिव चार्ज ये है, इसके कारण क्या होगा, इधर होगा, नेगेटिव चार्ज ये इसके कारण इधर अंदर आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बाहर दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अंदर इनकी क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, अंदर इनकी दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। तो अपना एक टारगेट तो सिद्ध हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी सरफेस के बीच में ही बाउंड होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हो गया अपना। ठीक है, तो ई नेट के E1 प्लस E2 हो गया। E1 की वैल्यू अपन अगर सिग्मा लेते, E1 अपने को पता है इनफाइनाइट प्लेट के कारण वो जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2/ε0। दूसरे प्लेट का ही वही यही है, सिग्मा अपॉन 2/ε0। ये क्या हो गया, सिग्मा बाय ε0 आ गई, ये वैल्यू अपनी क्या आ गई, सिग्मा बाय ε0। ठीक है, ये अपना देख लिया, अपना ई नेट क्या आ गया, ई नेट यहाँ आ गया सिग्मा बाय ε0। ठीक है, अब अपने को क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है। कैपेसिटेंस क्या होता है अपना, C=Q/V। कैपेसिटेंस क्या होता है, C=Q/V। तो अपने V निकालना है, V अपना डेल V क्या रहता है, E/D कर लो, एक बार सिंप्लीफाई, E×D रहता है, V क्या E×D रहता है। तो यहाँ पे अपना डेल V क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस वैल्यू को अपन यहाँ पे रखते हैं, तो C क्या होता है, Q सिग्मा D × ε0। और Q क्या है, यूनिट चार्ज है, पर एरिया चार्ज है, तो इसकी वैल्यू भी सॉरी सिग्मा यूनिट चार्ज है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी रख देते हैं, Q/ε0 Q/A/D। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, ε0 A/D। तो यहाँ भी अपन देख रहे हैं जो अपना कैपेसिटेंस है वो जिससे बना है उसके एरिया और उस दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है
क्यू और वी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अपना जो कैपेसिटेंस रहता है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, वो पर्टिकुलर मतलब जो उसकी शेप पे, उसके एरिया पे और उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक टारगेट ये सिद्ध, दूसरा अपना था कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चार्ज स्टोर कर पाएँ, उसकी चार्ज स्टोर कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो ये डी वैल्यू जितनी कम होगी, ये डी तो अपने को बहुत ही कम रखनी है, तो ये बहुत ही कम डी तो बहुत ही कम रखनी है अपने को, ठीक है। तो डी की बहुत ही कम वैल्यू के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एक छोटे से शेप में ही अपन ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे, ठीक। ये अपना पैरेलल कैपेसिटेंस हो गया। अभी अपन देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है। अपन अभी देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो बनाया था पैरेलल कैपेसिटेंस, उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अपना ये कैपेसिटेंस था, अपन एक बार दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं उसको। अगर इसके बीच में अपन एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक, अपन एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये अपना एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होता है, ठीक। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर डाल दिया अपनों ने, इधर भी चार्ज इधर भी चार्ज है, तो इस पर भी फर्क पड़ेगा। अगर कंडक्टर होता तो इक्वल चार्ज आ जाता, पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मेटल नहीं होता है, ठीक है, तो एग्जैक्ट इक्वल चार्ज नहीं आ पाता है, थोड़ा कम चार्ज आता है। तो मान लेते हैं इधर पॉजिटिव है तो उसके कारण इधर इंड्यूस चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव है तो इधर इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अपना पैरेलल कैपेसिटेंस में बढ़ा था, इस पैरेलल कैपेसिटेंस के कारण ये बाहर वाली जो प्लेट्स है उसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, इसको अपन ई एक्सटर्नल मान लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार अपन ई एक्सटर्नल मान लेते हैं। अब कि इस पे भी चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, डाइलेक्ट्रिक में भी चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। उसको अपन एक बार इधर ही दिखा देते हैं, इधर दिखा देते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक में भी, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वो इंटरनल है, तो इसको अपन एक बार आई से दिखा देते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। यहाँ पे जब अपन ई नेट निकालेंगे, ई नेट निकालेंगे, वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, और अभी क्या डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये अपन इधर माइनस आ जाएगा, तो वो भी इधर माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो मतलब ई इलेक्ट्रिकल सॉरी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, ये डाइलेक्ट्रिक के कारण है, ये डाइलेक्ट्रिक के कारण है। तो अपन देख रहे हैं ई नेट जो है अपना, ई नेट क्या है, पहले से कम हो रहा है, पहले अपना एक्सटर्नली था खाली, अब उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक लगाने पे ई नेट अपना पहले से कम हो रहा है। तो अपन मान लेते हैं कि ये जो ई नेट में कमी आती है, ई नेट में जो कमी आती है, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय के से मान लेते हैं, मान लेते हैं वो फैक्टर के से कम हो गया। ये जो के जिस फैक्टर से कम होता है, मतलब इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जिस फैक्टर से कम होता है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं उस मटेरियल का, ठीक है। अब ई की वैल्यू कम हो गई, ई की वैल्यू कम होगी तो अपना वी भी इसी फैक्टर से कम हो जाएगा, वी भी डिवाइडेड बाई के हो जाएगा, ठीक है। वी कम हो जाएगा तो क्या होगा, सी इक्वल टू क्यू बाय वी है, यहाँ पे अगर अपन वैल्यू रखते हैं क्यू बाय वी इंटू के डाइलेट कांस्टेंट है, तो इसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई, पहले से इसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी अपनी इसकी पहले से बढ़ गई है, ठीक है। तो अपन ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब उसके अंदर उन्होंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, पहले प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब उन्होंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, तो उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू हो गई, और ठीक है, ये उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी पहले से बढ़ गई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इसीलिए जो अपन कैपेसिटर, जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहता है, उसमें अपना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, अपन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल
रखते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल लगाने से, अपने कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की वैल्यू बढ़ गई। दूसरा क्या फ़ायदा हो गया, जब पहले क्या दोनों प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं था, तो ऐसा चांस था मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर सकती थी। पर अभी क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया बीच में, ठीक है, तो एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के आपस में टच नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। बीच में क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया, एक तो ये हो गया। एक्चुअल में तो होता ये है कि बस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एकदम चिपक के ही मतलब इधर ही वो प्लेट बना देते हैं, एकदम चिपका के ही वो अपने प्लेट बना देते हैं, तो ये स्टेबिलिटी देता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एक तो अपने को स्टेबिलिटी दे रहा है और अपना जो कैपेसिटर है उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, ठीक। तो ये भी अपनों ने दो टाइप के कैपेसिटर, एक तो स्फेरिकल कैपेसिटर देख लिया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख लिया, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग शेप से भी बना सकते हैं। देखो मान लो अगर सिलेंड्रिकल शेप ले लेते हैं, तो जैसे इसके अलावा सिलेंड्रिकल शेप में कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल शेप में क्या रहेगा, एक सिलेंडर अंदर हो जाएगा, एक सिलेंडर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसकी शेप पे फिर चार्ज क्या है, इस पूरे इस सरफेस पे अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर भी इस सरफेस पे अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। ऐसे अलग अलग शेप से अपन से वो बना सकते हैं, कैपेसिटर बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। एक प्लेट ये बना दी और एक प्लेट ये बना दी, ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो अपने कैपेसिटर के काफ़ी सारे डिज़ाइन हो सकते हैं, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन कैपेसिटर को डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब कैपेसिटर की अपने को ज़रूरत कहाँ पड़ती है ये देख लीजिए, कैपेसिटर देख लिया अपने को, अब अपन देख लेते हैं कैपेसिटर की अपने को सर्किट में ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो जो भी इक्विपमेंट होता है जिसको स्टार्टिंग में स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए, स्टार्टिंग में एक बार स्टार्ट हो ज़्यादा करंट चाहिए, वहाँ अपने को कैपेसिटर काम में आता है। एग्जाम्पल अपने घर का फ़ैन है, उसमें कैपेसिटर रहता है। जो मोटर रहती है उसमें कैपेसिटर रहता है, यूज़ में पढ़ लेते हैं। जो मोटर रहती है उसमें अपना कैपेसिटर रहता है। कैमरे का फ्लैश रहता है, कैमरे में इसका यूज आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अपने को इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये क्या करता है, कैपेसिटर क्या करता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट दे देता है, स्टार्टिंग में रिक्वायर्ड करंट दे देता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। स्टार्टिंग में अपने को जो रिक्वायर्ड करंट चाहिए वो दे देता है, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, जल्दी ही चार्ज स्टोर कर लेता है। कैपेसिटर जल्दी ही चार्ज स्टोर कर लेता है और जल्दी उसको डिस्चार्ज कर देता है। चार्ज स्टोर भी बहुत जल्दी करता है और जल्दी उसको डिस्चार्ज कर देता है। तो इसके चार्ज स्टोर करने की और डिस्चार्ज करने की जो जल्दी जल्दी कैपेसिटी है वही काम में लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या है, फैन को ज़्यादा करंट चाहिए तो वो उसमें कैपेसिटर लगा रहता है, जो रिक्वायर्ड करंट है वो इससे ले लेता है। बैटरी भी चार्ज स्टोर करती है, पर बैटरी क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड से चार्ज देती है। बैटरी क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड से अपने को चार्ज देती रहती है। पर कैपेसिटर वहाँ लगाते हैं जहाँ अपने को स्टार्टिंग में ज़्यादा ज़्यादा करंट चाहिए, वहाँ पे अपन कैपेसिटर लगा लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटर का नॉर्मली अपने यूज हो गया, कैपेसिटर का क्या यूज है, ठीक है। और नॉर्मली जब मार्केट में देखते हैं कैपेसिटर काफ़ी अलग अलग शेप के आते हैं, पर कैपेसिटर में क्या रहता है, जैसे मान लो कि सेफ का कैपेसिटर है, तो यहाँ पे उस पर एक पट्टी पे माइनस माइनस लिखा रहता है, एक पट्टी पे माइनस माइनस लिखा रहता है। और इस वाली जो ये भुजा रहती है ये भी थोड़ी छोटी रहती है, ये वाली थोड़ी सी लंबी रहती है उससे। तो कैपेसिटर का ये शेप आता है, कैपेसिटर का ऐसे ये शेप भी आता है, उसमें अलग अलग ऐसे अलग अलग टाइप के अपने को कैपेसिटर मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या किसी भी रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस के पैरेलल में भी लगा हो सकता है और सीरीज में भी लगा हो सकता है। ऐसे सर्किट भी आ सकते हैं कैपेसिटर के, और कैपेसिटर ऐसे भी लग सकता है, ठीक है। ये कुछ जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ इंडक्टर भी हो सकता है। RLC को मिला के कैपेसिटर, इनके बहुत सारे सर्किट बनते हैं, इनको सोल्व करने का वही तरीका रहता है। जैसे अपन अभी एक एग्जांपल में देख लेते हैं, अगर दो कैपेसिटर है, ये दो कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू C1 है, इसकी वैल्यू C2 है, ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं,
सीरीज तो अपन समझने लग ही गए हों, दोनों सीरीज में जुड़े हों, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, इनका जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो अपने को पता था, जो जब मान लो कि ऊपर रेजिस्टेंस है, सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो वो क्या हो रहा था, R1 प्लस R2 R इक्विवेलेंट हो रहा था। इनके कारण जो कैपेसिटेंस के कारण जो रेजिस्टेंस बनता है, तो C1 का अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1/ω C1। C2 के कारण यहाँ पे x लिख लो, जो आएगा उनकी वैल्यू क्या रहेगी, 1/ω C1। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे रखते हैं, ये इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंडक्टेंस बोलते हैं इनके कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को, इसकी वैल्यू को अगर अपन यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, अपन इधर रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/ω C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/ω C1 प्लस 1/ω C2। तो क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो अपनों ने ये क्या देखा कि जब दो कैपेसिटेंस सीरीज में लगे रहते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, जबकि जब दो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2। कैपेसिटेंस में ये चीज़ होती है, अपोजिट है, 1/C1 प्लस 1/C2। अपन देखते हैं जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे रहते हैं, ये बैटरी है, ये C1 है और ये C2 है, जब दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे रहते हैं। तो वैसे ही अब XC1 क्या होगा, 1/ω C1, XC2 क्या होगा, 1/ω C2। जब पैरेलल में होता है तो रेजिस्टेंस का अपने फॉर्मूला पता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, डैश डैश चलता है, यहाँ पे दो ही है, तो इस फॉर्मूले से अपन देखें, 1/x C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/x C1 प्लस 1/x C2। अगर C1 और इसकी यहाँ पे वैल्यू रखें, 1 ऊपर चला गया, ओमेगा C1 प्लस ओमेगा C2 इसकी भी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ओमेगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू ओमेगा C1 प्लस ओमेगा C2। तो C इक्विवेलेंट क्या है, C1 प्लस C2, ये हो गया। तो इससे अपन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जब कैपेसिटेंस जब पैरेलल में हो तो कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं, और जब कैपेसिटेंस सीरीज में हो तो ये उनके R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहता है। रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट है इसका, कैपेसिटेंस का जो अपना जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं अपन, जो काफ़ी बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने अपने काम में आएगा। अगर मान लो ये अपना कैपेसिटेंस है, ये अपना कैपेसिटेंस है और ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो ये जब तक इस बैटरी से जुड़ा हुआ है तब तक तो इस पर क्या है, V वोल्टेज सेम रहेगा, V वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, जब ये बैटरी हटा देंगे, इसके कारण क्या, इसमें चार्ज क्यों स्टोर हुआ है। ठीक है, वोल्टेज सेम रहेगा पर चार्ज मतलब सेम रह भी सकता है और नहीं भी रहे, डिपेंड करता है सर्किट पे। चार्ज जरूरी नहीं है पर वोल्टेज सेम रहेगा जब यहाँ पे बैटरी जुड़ी हो। जब अपन ये बैटरी हटा देंगे, जब ये बैटरी हटा देंगे तो कैपेसिटर पे क्या है, जो चार्ज है वो सेम रहेगा, चार्ज शुड बी चार्ज सेम विदाउट बैटरी। मतलब एक कैपेसिटर अपना सर्किट में लगा हुआ था, एक बैटरी से उसने चार्ज क्यों ले लिया। अब अपनों ने जब बैटरी हटा दी, जब अपनों ने उससे बैटरी हटा दी तो उस पर जो चार्ज रहेगा, स्टोर्ड जो चार्ज रहेगा क्यू, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, और जब बैटरी लगी हो तो उस पर वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अपन कैपेसिटर का भी अपनों ने बेसिक आइडिया ले लिया। इसमें उन्होंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटेंस देख लिया, और उसमें डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या है वो देख लिया। और जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं और पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट
क्या होता है, ये चीज़ देख ली अपन। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके।